नमस्कार सभी बच्चों और शिक्षकों को रमेश कुमार पाली का नमस्कार। हमने पूर्व की कक्षाओं में हृदय हृदय की रचना, उसकी आंतरिक रचना एवं हृदय में विभिन्न अंग कहाँ व्यवस्थित हैं, कितने प्रकार के कपाट पाए जाते हैं एवं हृदय में रुधिर हृदय से अंगों की ओर, अंगों से हृदय की ओर वापस किस तरह लौटता है, साथ ही साथ रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। इस तरह के परिवहन को हम दोहरा परिसंचरण या परिवहन कहते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। आज हम रुधिर की बनावट आदि का वर्णन करेंगे। आज के जो पाठ्यांश है उसमें हम रुधिर, लसिका, रुधिर वाहिनियां, रुधिर के अवयव, कौन कौन सी रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, धमनी सिरा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, रक्त का थक्का कैसे बनता है, और हम एक बार फिर से पढ़े हुए पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, रुधिर को हम जब पढ़ते हैं तो हम बचपन से अभी तक रुधिर के लाल रंग के बारे में हम जानते हैं। रुधिर लाल रंग का अपारदर्शी एवं चिपचिपा तरल संयोजी ऊतक है। चूंकि यह एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ता है, इसलिए इसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यह क्षारीय अर्थात इसका पीएच 7.35 होता है। हम जानते हैं कि 7 पीएच उदासीन होता है। इसके ऊपर पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता एवं 7 से कम मान होने पर अम्लीयता के गुण आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रुधिर क्षारीय है पर बहुत कम होता है। मानव शरीर में इसकी मात्रा यदि हम देखें तो लगभग 7 से 8% होती है। एक वयस्क में यह 5 से लेके 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। ये मनुष्य की शरीर की रचना पर भी निर्भर करता है, उसकी हेल्थ, हाइट कितनी है, शरीर का आकार कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूणी मीजोडर्म से होती है। इसके दो अवयव होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होते हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स, या हम इसे प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, रुधिर का जो प्लाज्मा होता है वह हल्के पीले रंग का क्षारीय, निर्जीव, साफ एवं पारदर्शी तरल है। रक्त का यह लगभग 55% भाग होता है। इसका संगठन को यदि हम समझें तो इसमें जल 90 से 91% होता है, अकार्बनिक पदार्थ 1%। इन अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, इन्हीं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा फास्फोरस इत्यादि तत्व एवं यौगिक पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती हैं वह लगभग 7% होती हैं। इनमें महत्वपूर्ण प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर में अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं, वह है 1% होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, विटामिन, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रेटिनिन आदि तथा एंजाइम एवं हार्मोन्स आदि पदार्थ पाए जाते हैं।
रक्त कोशिकाओं की बात आती है तो जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये रुधिर का 45% भाग होती है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, लाल रक्त कणिका। दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, या दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है, श्वेत रक्त कोशिका। तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स जो लाल रक्त कणिका है, यह मछलियों, पक्षियों, ऊंट और लामा जैसे स्तनधारियों में इसका आकार अंडाकार, यह उभयोत्तल एवं केंद्रक युक्त होती है। इनके अतिरिक्त शेष स्तनधारियों में यह वृत्ताकार, उभयावतल तथा केंद्रक रहित होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, राइबोसोम नहीं पाए जाते। इनकी संख्या सामान्य पुरुषों में 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तथा महिलाओं में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में तथा जन्म के पश्चात लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिराणु का परिपक्वन का नियंत्रण फोलिक एसिड एवं विटामिन बी12 द्वारा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगायुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह श्वसन का महत्वपूर्ण वर्णक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि आरबीसी है, वह आरबीसी उभयावतल है। इसका मतलब क्या हुआ, किनारे मोटे और दोनों तरफ से बीच में एक दबा हुआ स्थान, उभय अवतल, उभयावतल। दूसरे प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं, वह है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। हिंदी में से हम श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कोशिका, ये अंतर है कि लाल रक्त कणिका में प्लाज्मा के कण पाए जाते हैं, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं में कोशिका के अंदर पाए जाने वाली समस्त रचनाएं पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। इनका यदि हम आकार देखें तो वृत्ताकार और अमीबीय। अमीबीय मतलब इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये आकार बदलते रहते निरंतर। ये भ्रमणशील है, रुधिर में ये एक जगह से दूसरी जगह तक भ्रमण करते रहते हैं। जिस अंग में इनकी आवश्यकता होती है उस अंग की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु या ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती, इनका आकार गोल होता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला लिम्फोसाइट्स, ये छोटे आकार के 8 से लेकर 12 माइक्रोन व्यास के श्वेत रुधिराणु हैं। इनका केंद्रक बड़ा तथा गोल होता है। इनका मुख्य कार्य रोग प्रतिकारकों का निर्माण करना होता है। दूसरा प्रकार का कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है, वह है मोनोसाइट्स। ये बड़े आकार के 12 से 15 माइक्रोन व्यास के श्वेत रुधिराणु हैं। इनका केंद्रक बड़ा, वृत्ताकार या नाल के आकार का होता है। इनका निर्माण प्लीहा एवं लसिका गांठों में होता है। ये ऊतक द्रव्य में आकर
मैक्रोफेजेस में बदल जाते हैं और भक्षण का कार्य करते हैं। अर्थात कोई बाह्य प्रोटीन या जीवाणु या वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये ऊतक द्रव में आकर मोनोसाइट्स होते हैं, उनका भक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये शरीर से क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को हटाने का कार्य भी करते हैं। दूसरा प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है वह है कणिकामय श्वेत रुधिराणु, ग्रेन्युलोसाइट्स। इनके कोशिका द्रव में अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रक 2 या अधिक पिंडों में बटा होता है। 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला न्यूट्रोफिल्स, इन्हें हेटेरोफिल्स भी कहते हैं। ये कणिकाएं छोटी संख्या में अधिक होती हैं। कणिकाएं वास्तव में लाइसोसोम तथा गाल्जिकाएं होते हैं। सक्रिय भ्रमण और भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं। दूसरे प्रकार का कणिकामय श्वेत रुधिराणु है वह है इओसिनोफिल्स। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले बड़े कण हैं। केंद्रक 2 पिंडों में बटा होता है। एलर्जी तथा संक्रमण में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तीसरे प्रकार का कणिकामय श्वेत रुधिराणु है वह है बेसोफिल्स। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले बड़े कण हैं। ये हेपेरिन और हिस्टामिन का स्त्रावण करते हैं। ये रुधिर प्रतिस्कंदक होते हैं, अर्थात रुधिर को जमने से रोकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिए हुए हैं कि श्वेत कणिकाएं के जो हमने प्रकार पढ़े हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और साथ में आपको लालक कणिका और प्लेटलेट्स का भी चित्र दिया है। इस तरह हम इन चित्र की सहायता से लालक कणिका, श्वेत कणिका और थ्रोम्बोसाइट्स के आकार को हम समझ सकते हैं। तीसरे प्रकार का रुधिर का कोशिकाओं का प्रकार है वह है थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स ये केवल स्तनियों में या स्तनधारी जीवों में ही पाई जाती हैं। इनकी संख्या 2 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये अंडाकार या गोल 2 से 5 माइक्रोन व्यास वाले प्लाज्मा तत्व हैं। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता और इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये सेरोटोनिन नामक स्राव निकालते हैं जो रक्त वाहिनियों को संकुचित कर रक्त का दाब का नियमन करता है। अर्थात यदि रक्त दाब कम हो गया है तो रक्त वाहिनियों को ये संकुचित कर देता है, जिससे रुधिर दबाव से बहने लगता है और रक्त दाब का नियमितीकरण हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स का हम चित्र पूर्व में भी हम देख चुके हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। इसके बाद है लसिका, लिम्फ। लसिका पारभासी क्षारीय द्रव है। यह रक्त केशिकाओं, लसिका वाहिकाओं एवं ऊतकों के मध्य पाया जाता है। यह प्लाज्मा तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का बना होता है। लसिका के तरल में प्रोटीनों के साथ साथ फास्फोरस तथा कैल्शियम की मात्रा रक्त प्लाज्मा की अपेक्षा कुछ कम होती है। श्वेत रक्त कोशिका में लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। इसमें थक्के के समान जमने की क्षमता होती है। लसिका का बहाव अंगों से हृदय की ओर होता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि रुधिर का बहाव हृदय से अंगों की ओर होता है। लसिका वाहिकाओं में जगह जगह
अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, क्योंकि लसिका दबाव से नहीं बहती है तो लसिका वापस न लौट जाए हृदय की ओर न पहुंचकर, इसलिए जगह जगह पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इसके पश्चात है रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियां को यदि हम देखें तो मानव में रुधिर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके लिए दो प्रकार की वाहिनियां या वाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनी एवं शिराएं। ये चित्र में हमने धमनी एवं शिरा का एक काट दी गई है, जिसके द्वारा हमें धमनी एवं शिराओं की कुछ आंतरिक रचना एवं उनके व्यास की जानकारी होती है। कि यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि धमनी का व्यास कम होता है, इसकी दीवार मोटी होती है, जबकि शिरा का व्यास अधिक होता है, इसमें अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं और इसका व्यास अधिक होता है। आइए हम विस्तार से इसको पढ़ें। रुधिर वाहिनियों को दो प्रकार की हम पढ़ चुके हैं, धमनी एवं शिराएं। तो पहला प्रकार है धमनी, आर्टरी। ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। इनका व्यास शिरा की अपेक्षा अधिक होता है। यह अंगों में धमनी का, ऊतकों में केशिकाओं में बटकर जाल बनाती है। इनकी भित्ति 3 परतों की बनी होती है, अर्थात धमनी की दीवार 3 भागों में बटी होती है। पहला अंतःस्तर या ट्यूनिका इंटीमा। यह स्वयं 2 परतों की बनी होती है। सबसे बाहरी परत एंडोथीलियल कोशिका की बनी होती है, जबकि भीतरी परत आधार झिल्ली एवं कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। धमनी की दूसरी परत है वह है मध्य स्तर या ट्यूनिका मीडिया। यह अरेखित या चिकनी पेशियों की बनी होती है। बाहर की तरफ यह लचीली झिल्ली युक्त होती है। और तीसरी रुधिर वाहिनी में आर्टरी का वह धमनी के बाह्य स्तर जो है वह तीसरी परत का रूप है, या तीसरी परत को हम बाह्य स्तर या ट्यूनिका एडवेंशिया कहते हैं। यह ढीले संयोजी ऊतक का बना होता है। आप इस चित्र में स्क्रीन पर देखिए कि आपको धमनी की तीनों परतें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इसका हमने एक लंबवत काट दिया है, जिसके द्वारा हमको किस तरह से रुधिर इस नली के अंदर बहता है वह दिखाई देता है। और इसमें आपने यह भी दिखाई दे रहा होगा कि यदि धमनी के मार्ग में या उसकी सतह, भीतरी सतह पर यदि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो धमनी का मार्ग सकरा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभी जब धमनी के जो हृदय में पाई जाती हैं, केशिकाओं के रूप में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी धमनी, और उनमें जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और इससे हृदय आघात या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके पश्चात रुधिर वाहिकाओं में जो दूसरा भाग था वह है शिरा, वेन। ये रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। यह अंगों में केशिका, ऊतकों में, शिरिकाओं में बटकर जाल बनाती हैं। इनकी भित्ति 3 परतों की बनी होती है। अंतःस्तर या ट्यूनिका इंटीमा, मध्य स्तर या ट्यूनिका मीडिया, तीसरा बाह्य स्तर। इन परतों की सीमाएं स्पष्ट नहीं है, बहुत पास पास होती हैं, और इससे हमको यह अंदाज नहीं होता कि कौन सी परत कहां से शुरू हो रही है। ये नर्म, लचीली, पतली होती है। इनका व्यास धमनी की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात शिरा नरम होती है, लचीली होती है, और शिरा का व्यास धमनी से अधिक होता है। शिरा में रुधिर का दबाव कम होता है। इस कारण रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए शरीर के निचले एवं दूरस्थ भागों में शिरा में जगह जगह पर कपाट या वाल्व पाए जाते हैं, जो रुधिर को वापस लौटने से रोकते हैं।
इसके पश्चात है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज सन 1900 में लैंड स्टीनर ने की थी। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका कला में एंटीजन प्रोटीन या प्रतिजन या एग्लूटिनोजन प्रोटीन पाई जाती है तथा रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन या एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन प्रोटीन पाई जाती है। इसी के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। इसी तरह प्रतिरक्षी प्रोटीन भी दो प्रकार की होती हैं, ए तथा बी। प्रतिजन को हम कैपिटल लेटर से तथा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। यदि किसी मनुष्य में एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। इसी प्रकार किसी मनुष्य में एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। यदि एंटीजन और एंटीबॉडी एक समान हो जाए तो उनकी आरबीसी आपस में चिपक जाती हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी एवं ओ। रक्त समूह प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जो एंटीजन आरबीसी में पाई जाएगी वह उस व्यक्ति का रक्त समूह होगा। जैसे रक्त समूह ए में आरबीसी पर एंटीजन ए है तो रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। अब हम किसको रक्त दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, इस चार्ट से हमको समझ में आ रहा है कि यदि रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी बी होगी और वह ए तथा ए बी समूह को रक्त दे सकते हैं। इसी तरह वह ए और ओ समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। रक्त समूह बी तो इसमें एंटीजन बी होगी तथा एंटीबॉडी ए होगी। यह बी तथा ए बी समूह से रक्त ले सकता है। सॉरी, ये बी तथा ए बी समूह को रक्त दे सकता है और बी एवं ओ समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है। रक्त समूह ए बी, इसमें एंटीजन ए और बी होती हैं जबकि रक्त प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पदार्थ नहीं होता। ये ए बी समूह को रक्त दे सकते हैं तथा ए बी तथा ओ समूह से रक्त ले सकते हैं, अर्थात ये चारों प्रकार के रक्त समूह से रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। चौथा वह है ओ रक्त समूह। इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन या प्रतिजन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। यह ए बी तथा ओ समूह को रक्त दे सकता है, अर्थात यह चारों समूह को रक्तदान कर सकता है, लेकिन केवल ओ समूह से रक्त ले सकता है। इसके पश्चात है रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का जेली की तरह थक्का बनना रक्त स्कंदन कहलाता है। रक्त वाहिनियों के चारों ओर गोल अथवा अंडाकार मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनसे हेपेरिन नामक पदार्थ निकलता है जो रुधिर को वाहिकाओं के अंदर जमने नहीं देता। इसी तरह यकृत से
प्रोथ्रोम्बिन निकलता है। जब कहीं घाव हो जाता है और रुधिर बाहर हवा के संपर्क में आता है तो रुधिर की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन अघुलनशील फाइब्रिनोजन में बदल जाती है। फाइब्रिन के रेशे के बने जाल में रुधिराणुओं के फंस जाने से थक्के का निर्माण होता है। इसे ही हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आइए हम अब देखते हैं कि रुधिर का थक्का किस तरह से जमता है। इसके कुछ चरण होते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण। क्षतिग्रस्त ऊतकों से लाइपोप्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण होता है। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण। रुधिर के वायु के संपर्क में आने पर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट टूट जाते हैं और प्लेटलेट्स कारक या एंजाइम रुधिर के कैल्शियम आयन एवं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर प्रोथ्रोम्बिनोज एंजाइम का निर्माण करते हैं। तीसरे चरण में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिनेज का सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलना कैल्शियम आयन एवं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिनेज को सक्रिय थ्रोम्बिनेज में बदल देते हैं। चौथा चरण है सक्रिय थ्रोम्बिन प्रोटियोलिक एंजाइम का काम करता है एवं घुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को अघुलनशील रेशे या तंतु समान फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन चोट लगे स्थान पर जाल बना देते हैं। इस जाल में रुधिर कोशिकाएं फंसकर जेली समान रुधिर का थक्का बना देती हैं। थक्का बनने के बाद फाइब्रिन तंतु सिकुड़ने लगते हैं, जिससे थक्का मोटा और छोटा होता जाता है। थक्के से एक प्रकार का हल्का पीला द्रव निकलने लगता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। रुधिर का थक्का रुधिर स्त्राव को रोक देता है, इसलिए इसे हम संकटकालीन प्लग भी कहते हैं। इस तरह हमने आज रुधिर की प्रकार देखे, उसके अवयव देखे कि प्लाज्मा और 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स। इसके अलावा हमने रुधिर वाहिनियां, धमनी एवं सिराओं का अध्ययन किया, लसिका का अध्ययन किया और रुधिर का थक्का किस तरह बनता है, रक्त समूह किस तरह निर्माण होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आज के टॉपिक की पुनरावृत्ति के पश्चात इसके मूल्यांकन की बात होती है। मूल्यांकन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने गृहकार्य के रूप में दिए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी गृहकार्य की कॉपी में सुस्पष्ट सुलेख में लिखें। पहला प्रश्न है, रुधिर को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, रुधिर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रश्न तीसरा है, धमनी की संरचना का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, रुधिर का थक्का कैसे बनता है, इसे समझाइए। इन प्रश्नों को आप गृहकार्य की कॉपी में करें, साथ ही साथ इसका निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा उपयोगी है। इसलिए इनका आप अभ्यास करें। साथ ही साथ हृदय की रचना, धमनी एवं सिराओं की संरचना का नामक चित्र याद करते रहें, बार बार बनाएं, अभ्यास करें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।